हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले हफ्ते एफआईआईज ने करीब 20,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। ये सेलिंग खास इसलिए है क्योंकि 2020 के बाद ये हाईएस्ट वीकली एफआईआई सेलिंग रही और 2008 के बाद से अगर हम देखें तो फिफ्थ लार्जेस्ट वीकली सेलिंग एफआईआई की रही। और ये सेलिंग मेनली जैसा कि हम जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक में सेलिंग की वजह से रही, और न सिर्फ एचडीएफसी बल्कि जो कुछ लीडिंग बैंक के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी सेलिंग रही एफआईआई के द्वारा। तो क्या ये सेलिंग जारी रहेगी? आगे की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रही? और सबसे बड़ी बात कि ये सेलिंग एफआईआई की उसका मेन रीजंस क्या हैं, इन सभी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो सेलिंग चल रही है एफआईआई की, वो पिछले साल के शानदार बाइंग के बाद हो रही है। तो 2023 में एफआईआईज ने करीब 1,71,000 करोड़ की नेट बाइंग की और 2024 के पहले महीने में ही आकर वो नेट सेलर बन गए। तो ये जो सेलिंग का एक सडन टर्न हुआ है बाइंग से सेलिंग का एफआईआई का, इसकी कई वजहें बताई जा रही हैं। तो उसमें से जो सबसे बड़ी नंबर 1 वजह इस वक्त कही जा रही है वो है सेबी का एक नया कायदा। और वो कायदा पिछले साल ही अगस्त के आसपास हुआ था और उस पर मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था। वो कायदा क्या है? वो है यूबीओ, यानी कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। तो इस रेगुलेशन, ये रूल का मतलब क्या है? तो इस रूल के मुताबिक अगर किसी भी फंड हाउस का 50% पैसा एक कंपनी यानी कि एक ग्रुप कंपनी में लगा हुआ है, तो उस फंड हाउस को डिटेल्स, अपनी जो ओनरशिप के डिटेल्स, बारीकी डिटेल्स, जो ग्रैनुलर डिटेल्स हैं, वो पब्लिश करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई एक फंड हाउस है, वो टाटा ग्रुप के मल्टीपल कंपनीज में अपना 50% पैसा लगाता है, तो उसको उस फंड हाउस में किसका किसका पैसा लगा है उसकी बारीकी से डिटेल सबमिट करने पड़ेंगे। या फिर अगर उसका 25% कैपिटल इंडियन मार्केट में लगा हुआ है, तो भी उसको वो ग्रैनुलर डिटेल सबमिट करने पड़ेंगे। अब अगर देखें तो बहुत से एफआईआईज जो होते हैं वो ये नहीं बताना चाहते कि हमारा पैसा इन कंपनीज में लगा हुआ है, और क्या उसकी वजह है वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये रूल पिछले अगस्त में आया था और इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी आपके साथ बनाकर शेयर किया था। और इस रूल के मुताबिक 31 जनवरी तक जो एफआईआईज हैं उनको अपनी होल्डिंग्स या तो उस लिमिट से कम करनी है या फिर जो है आपको अपने डिटेल्स को बताना है। तो इस रूल की वजह से एफआईआईज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस रूल को अचानक लाया गया। देखिए दोस्तों, हमारे मार्केट्स में एक नियम है कि किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में 25% ओनरशिप जो है वो पब्लिक की होनी चाहिए, यानी कि नॉन प्रमोटर्स की होनी चाहिए। अब काफ़ी सारे प्रमोटर्स ये नहीं चाहते हैं कि वो पब्लिक को इतनी सारी ओनरशिप लें, क्योंकि फिर डिविडेंड का चक्कर होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ओनरशिप अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसका एक उन्होंने कार्ड क्या निकाला कि एफआईआई राउट से वो ओनरशिप दिखा देते हैं। तो पैसा उनका होता है या उनके दोस्त का होता है, लेकिन वो एज अ पब्लिक मनी या एफआईआई मनी आकर शो करता है। तो काफ़ी सारा पैसा जो एफआईआई राउट से आता है वो कई दफ़े प्रोमोटर्स का ही होता है या उनके दोस्तों का होता है। तो इस तरीके से वो उस रूल को बाईपास करते हैं। अब कोई भी एफआईआई जब इंडिया में रजिस्टर होता है तो वो अपना सारा डिटेल सबमिट करता है, कौन उसका ओनर है, किसका पैसा लगा है, कौन शेयर होल्डर है, सारी डिटेल्स उसको देता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी होता है, एक रूट भी होता है जिसके द्वारा आप अपनी आइडेंटिटी को काफ़ी हद तक छुपा सकते हैं, और वो है पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब बहुत से लोग जो इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं वो एफआईआई की रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, क्योंकि एफआईआई रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको अपने पर्सनल डिटेल्स, काफ़ी सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी और उसकी आइडेंटिटी का उजागर हो जाएगा। तो उसका रास्ता क्या है, उसका कार्ड क्या है? पी नोट्स। पी नोट्स एक बॉन्ड की तरह आप मान लीजिए उसे। तो पी नोट एक एफआईआई जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो किसी XYZ पार्टी को इशू कर देता है और उसके बदले में वो पैसा ले लेता है और उस पैसे को फिर वो मार्केट में लगा सकता है। तो काफ़ी सारा पैसा पी नोट्स के थ्रू इंडिया में आता है।
जिसकी जानकारी नहीं मिलती। तो किसने पी नोट इशू किया ये तो पता चलता है, किसको इशू किया वो भी काफ़ी ब्रॉडर लेवल पर पता चलता है, लेकिन काफ़ी सारी जो ग्रैन्युलर डिटेल्स है, जो बारीक डिटेल्स हैं, वो नहीं पता चल पाती कि पी नोट्स में किसका आ रहा है। तो इसको बाईपास करने के लिए ये कायदा सेबी ने लाया है और उन्हें कहा है कि भाई या तो दिसंबर 31 तक आप जो अपने वो ओनरशिप को डाइल्यूट कर दो या फिर जो है वो डिटेल्स दे दो। तो इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही है ताकि वो ओनरशिप को कम किया जा सके। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसमें कुछ छूट दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये रूल को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ छूट दी जा रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने तक वो अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी कि भैया सेलिंग तो आपको करनी पड़ेगी लेकिन इतनी तेज़ी से मत करो ना, शेयर जो है इस तरीके से गिर रहे हैं कि लोगों की जो हार्ट बीट बढ़ रही है। तो अब उनको थोड़ा टाइम दिया गया है कि आप इतने टाइम तक अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लीजिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिन कंपनीज़ में प्रोमोटर होल्डिंग ज़ीरो है उसमें आपको अपनी पोजीशंस को रिड्यूस नहीं करना है। तो जैसे अगर कुछ लीडिंग कंपनीज हमारे इंडियन मार्केट्स में आप देखें, जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ITI, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग ज़ीरो है। तो अगर उन FIIs की होल्डिंग इन कंपनीज में है तो उन्हें अपनी पोजीशंस को रिड्यूस नहीं करना है। अब ये और भी ज़्यादा जो सस्पिशियस या मिस्टीरियस हो जा रहा है। सबसे ज़्यादा सेलिंग किस में हो रही है? HDFC बैंक में हो रही है और HDFC बैंक में प्रोमोटर होल्डिंग्स ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो फिर इस रूल की वजह से क्यों उसमें सेलिंग हो रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये तो ठीक है, आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन दोस्तों ये कोई मिस्ट्री नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा कि HDFC बैंक का रिजल्ट जो खराब आना था ये सबको पता था। कोई भी एनालिस्ट ने ये नहीं प्रेडिक्ट किया कि मर्जर होने के बाद अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में शानदार रिजल्ट्स आएंगे। हर किसी ने कहा कि ये तो एक शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा करेगा, ये मर्जर के रिजल्ट्स मिलेंगे, शॉर्ट टर्म में तो ये पेन है, ये सबको पता था। तो क्यों रिजल्ट का बहाना बनाकर सेलिंग की जा रही है? क्या है इसके पीछे मिस्ट्री या रीज़न? ये इसका खुलासा अभी होना है कि किसकी सेलिंग हो रही है, कौन से FII HDFC में इस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, HDFC बैंक जो है इसमें अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग FIIs की ही है। अब वो कौन से FIIs हैं, पी नोट का पैसा है, किस FII का लगा ये तो नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा होल्डिंग उनकी है और वही सेलिंग होती हुई हमें अभी दिख रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उस स्टॉक की पिटाई हो रही है। तो ये जो नया डिस्क्लोजर का रूल बना है सेबी का, UBO, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए पहली बात तो ये कि 20% FIIs इसके चपेटे में आएंगे, यानी कि 20% FIIs को या तो अपने डिस्क्लोजर्स देनी होंगी या फिर उन्हें अपने स्टॉक्स की सेलिंग करनी होगी। और दूसरी बात कि 2.5 लाख करोड़ के स्टॉक्स में बिक्री हो सकती है, यानी कि अगर उन्होंने जो ओनरशिप है जो इसके उसमें परव्यू में आता है उसमें या तो अपना अगर उन्होंने डिस्क्लोजर दे दिया तो वो सेलिंग उतनी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया तो 2.5 लाख करोड़ तक की सेलिंग हो सकती है। अभी हमें नहीं पता कि वो डिस्क्लोजर देंगे या सेलिंग करेंगे और अगले 6 महीने तक उनके पास टाइम है। तो ये सेलिंग अब उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो डिस्क्लोजर करके प्रिंट छुड़ाओ या फिर इन स्टॉक्स पे सेलिंग करो। तो अगर इसमें से 25% भी सेलिंग होती है इतने अमाउंट की तो इट विल बी क्रिएट अ ह्यूज बेयरिश सेंटिमेंट ऑन आवर मार्केट्स। तो अब आगे देखना है कि क्या होता है, क्या फर्दर छूट दी जाती है, क्या इन रेगुलेशंस को फर्दर डाइल्यूट किया जाता है, ये सब आने वाले टाइम पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो मेन रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से इतनी एग्रेसिव FIIs की सेलिंग हो रही है, लेकिन इसके अलावा एक और रीज़न भी है और वो है चाइना फैक्टर। दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया कि चाइनीज़ इकॉनमी बहुत प्रॉब्लम में चल रही है, वहाँ पे तरह तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी खबरें नहीं आ रही हैं। बैंक्स, रियल एस्टेट, टेक कंपनीज़, एजुकेशन की कंपनीज़, जितनी सब में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मार्केट भी बैठा हुआ है वहाँ का। अब उसके चक्कर में काफ़ी पैसा जो चाइना में जाना था वो इंडिया में भी आया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब चाइना में
स्टिमुलस की खबरें आ रही हैं। तो दो खबरें आई। तो पहली खबर ये कि चाइनीज़ गवर्नमेंट 2 ट्रिलियन युआन यानी करीब करीब 280 बिलियन यूएस डॉलर्स के स्टॉक्स खरीदने वाली है वहाँ के मार्केट्स की थ्रू चाइनीज़ स्टेट कंपनीज। और दूसरा, वहाँ पे CRR कट्स की भी खबरें आ रही हैं। तो अब क्या ये इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है कि यहाँ से अब जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं जो चाइना से पैसा निकालकर इंडिया में आए थे तो वापस क्या चाइना में ले जा रहे हैं? एक और फैक्टर यहाँ पे देखिए कि चाइनीज़ मार्केट के गिरने से जो उनका जो एलोकेशन है इंडिया में ज़्यादा हो गया, चाइना में कम हो गया। तो क्या वो उसे बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ से निकाल कर बैलेंस कर रहे हैं? लेकिन जो भी कारण हो, चाइना फैक्टर डेफिनेटली इज़ एट प्ले। अब कितना कंट्रीब्यूशन चाइना की वजह से हुआ है, कितना कंट्रीब्यूशन UBO की वजह से हुआ, ये कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए, दोनों रीसेंट इवेंट्स हैं, यानी कि जो डेडलाइन है अपने डिस्क्लोजर्स की, सेबी के डिस्क्लोजर्स की, वो भी जनवरी 31 की है। और ये जो स्टिमुलस की न्यूज़ आई है ये भी हाल फिलहाल 2-4 दिन की है। तो दोनों इवेंट्स एक साथ हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ UBO की वजह से सेलिंग हो रही है या सिर्फ चाइना फैक्टर की वजह से हो रही है। दोनों फैक्टर्स का डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूशन है, ऐसा लगता है। एक और फैक्टर जो है कि भाई जो हमारे इंडिया के इकोनॉमी के बैरोमीटर्स हैं, रिलायंस, HUL, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनके रिजल्ट्स भी थोड़े से म्यूटेड आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आप दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मार्केट इंडिया का बनाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशंस इसको दे रहे हैं और क्वार्टर दर क्वार्टर हम देख रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस, कंपनी के परफॉर्मेंस में वो नहीं झलक रहा है। तो क्यों इसको इतनी वैल्यूएशंस दी जाए? तो रिजल्ट्स जो है वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग इन्वेस्टर्स को लग रहे हैं, उसकी वजह से भी सेलिंग हो रही है। और देखिए, अब तो सिप में भी करीब 11,000 करोड़ की जो वहाँ से विड्रॉल हुए हैं। तो रिटेल वाले भी जो इन्होंने इस रैली में और रैली के बाद जो करेक्शन आ रहा है, इसमें ऐसा लगता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। तो ये जो 3 कारण हैं, UBO, बैड रिजल्ट्स एंड चाइना फैक्टर, इन तीनों के वजह से जो FIIs इतने गुस्से में सेलिंग कर रहे हैं। और साथ ही जो एक और जो रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसा आज की खबर है कि इंडिया के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन सब कारणों से सेलिंग हो रही है। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी और आगे की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो सेलिंग अभी, जैसा कि मैंने बताया कि 2.5 लाख करोड़ तक के स्टॉक्स की सेलिंग हो सकती है इस रेगुलेशंस की वजह से। उतनी तो नहीं होगी, ये तो क्लियर है, लेकिन अभी तो सिर्फ 20,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो कितना अभी भी स्पेस है? तो चांसेस हैं कि अभी भी ये सेलिंग चलेगी। अब इस सेलिंग को कौन रोक सकता है? तो 2 चीज़ें रोक सकती है। पहला ये कि इस रेगुलेशन को थोड़ा और सॉफ्ट किया जाए, कुछ एग्जेम्पशंस दिया जाए, या जो उनके डिस्क्लोजर्स की जो लिमिट है जिसे बढ़ा के 6 महीने की गई थी, 1.5 साल 2 साल की जाए। अगर तो ये किया जाता है तो हो सकता है रुक जाए। दूसरी चीज़ कि जो बजट आने वाला है, बजट में क्या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट्स होता है जिससे मार्केट को एक फ्रेश ट्रिगर मिल जाए, तो वो भी इस सेलिंग को रोक सकता है। तो इन दोनों फैक्टर्स पे हमें नज़र रखनी है। और अगर ये 2 फैक्टर्स इस फ्रंट्स पे कुछ नहीं होता है तो बहुत मुश्किल है इस सेलिंग को रोकना। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी हमारे 15, 18, 20 साल में निफ्टी 2000 से 20,000 पहुँच गया। ये इसलिए नहीं पहुँच गया कि रिटेल वालों ने या DIA ने खरीद के मार्केट को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। ये पहुँचा है FII मनी की वजह से। पिछले 15-20 सालों से लगातार FIIs इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आज से नहीं, पिछले 15-20 सालों से इंडिया जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रही है। तो वो पैसा FII का हमारे मार्केट में आ रहा था, उनके टैक्सेशंस में कमी की गई, उनको तरह तरह के जो लालच दिया गया कि आप आइए हमारे मार्केट्स में इन्वेस्ट करिए। और जब उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया, मार्केट में रैली आई, तो रिटेल भी घर से निकल कर आया, अपनी FDयाँ तोड़वाई और मार्केट में पैसा लगाया। और उन्होंने DIIs म्यूचुअल फंड्स को पैसा दिया और उन्होंने भी लगाया। लेकिन प्राइमरीली अगर आप देखें, मेनली देखें, तो FII मनी की वजह से हमारे मार्केट्स 2000 से 20,000 पहुँचे। तो ये मैटर नहीं करता है कि रिटेल क्या कर रहा है, DII क्या कर रहे हैं।
वो तो तभी करेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर कल मार्केट 20-30% गिर जाएगा, क्या आप खरीदेंगे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान रखिए और उनको ही फॉलो करिए। अगर वो नहीं खरीदेंगे, अगर वो बेचना शुरू करेंगे, बहुत मुश्किल है कि मार्केट्स न्यू हाइस को टच करे। इसलिए एफआईआई के फ्लो पर नज़र बनाए रखिए। और इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं है। बहुत ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। आज आप देखिए, ज़्यादातर स्टॉक्स, ज़्यादातर सेक्टर्स बीट हो रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से स्टॉक्स गिर रहे हैं। 10%, 15%, 30% एक एक 2-2 दिन में गिर जा रहे हैं। कई स्टॉक्स हमने देखा 30-30% गिर गए 1-2 दिन, 3 दिन के अंतराल में। तो और हमने एचडीएफसी बैंक में भी देखा, जिसको हम कहते थे कि एक सेफ स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक्स है, उसमें भी किस तरीके से पिटाई हो रही है। तो मार्केट जब सडन टर्न लेता है तो वो हमें संभलने का मौका नहीं देता है और जब तक हमें समझ में आता है, हम संभलते हैं, तब तक काफ़ी देर होती है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए और पैसे का मनी मैनेजमेंट हमें करना है, कितना हमें रखना है, कितना निकालना है, इसका डिसीजन अपने ज़रूरत के को ध्यान में रख कर करिए। और अगर इस वक्त सेक्टर की बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर्स प्रेशर में हैं। सिर्फ हेल्थ केयर और फार्मा ही ऐसा सेक्टर लगता है जो इस प्रॉब्लम जो हमें दिख रही है उसको शायद सस्टेन कर ले। और फार्मा में हम देख भी रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी कई कंपनीज के अच्छे हैं और वो सेक्टर भी मोटा मोटा अभी पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। इसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स प्रेशर में हैं, खास करके बैंकिंग एंड फिनेंस। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।